नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 11वां होने वाला है। और आज के क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो इंग्लिश लैंग्वेज रहने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग स्किल के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, आज की क्लास में ना मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग स्किल के बारे में थ्योरी पढ़ाऊँगा, ठीक है। और आज का ये जो थ्योरी खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद जब नेक्स्ट क्लास लेकर आऊँगा ना, तो इसी टॉपिक पर आप लोगों को जितने भी प्रकार से एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं उन तमाम एमसीक्यू क्वेश्चन को भी लेकर के आऊँगा, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले आप लोगों को ना थ्योरी क्लास में अच्छे से समझाऊंगा। और समझाने का मेरा तरीका कैसा होगा, आप लोगों को हिंदी में समझाऊंगा और हिंदी के साथ इंग्लिश में भी आप लोगों को दोनों तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। और आप लोगों को ये जो इंग्लिश विषय है ना, उसे रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मैं आप लोगों को सरल से सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, केवल आप लोगों को समझना है, ठीक है। और ये जो टॉपिक है ना, वो अंग्रेजी का जो पेडागोजी का टॉपिक है ना वो रहने वाला है, ठीक है। और आप लोगों को पता होगा ना कि इंग्लिश में आप लोगों को टोटल 30 नंबर का आने वाला है, 30 क्वेश्चन, जिसमें से 15 नंबर का आप लोगों का पेडागोजी का सेक्शन आने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान से ना ये जो पेडागोजी का सेक्शन है ना, उसको ध्यान से पहले पढ़ना है। पहले हम लोग ना पेडागोजी का जितने भी सेक्शन है उसको अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर ना बाकी जो टॉपिक रहेगा उसको कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आज का ये जो क्लास खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद इसका जो पूरा पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा। तो जा करके सर्च कर सकते हो बाय एमडी धीवर करके। उसके अलावा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा, तो वहां से भी आप लोग डाउनलोड करके डायरेक्टली ना दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हो और अच्छे से आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हो ना, सीधा सीधा हम लोग ना इसका जो थ्योरी क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को ध्यान से समझने की कोशिश करना है, ठीक है। और बाकी जो चीज़ रहेगा आप लोगों को मैं सरल से सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। रटने की आवश्यकता आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा इसमें। तो चलिए आज का जो टॉपिक है उसको ध्यान से पढ़िए। इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग स्किल, मतलब सीखने के कौशल का महत्व। तो सीखने के कौशल का क्या क्या महत्व है इसके बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। काइंड्स ऑफ लिसनिंग, सुनने के प्रकार, मतलब सुनने के कितने प्रकार होते हैं। तो सुनने के 2 प्रकार होते हैं। सबसे पहला डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, मतलब भेदभावपूर्ण सुनना होता है। और दूसरा जो होता है वो कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग, मतलब व्यापक सुनना होता है। तो सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग क्या होता है, मतलब भेदभावपूर्ण सुनना क्या होता है, इसके बारे में ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोगों को मैं सरल तरीके से बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। लेकिन सबसे पहले आप ध्यान से इसको पढ़ो, क्या लिखा है इसमें। डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग इज व्हेन द लिसनर इम्प्रेट्स एन एसेंस मीनिंग टू साउंड रेदर देन टू वर्ड्स। इन डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग द लिसनर इम्प्रेट्स द डिफरेंस एंड नाउंसेंस ऑफ साउंड्स एंड बॉडी लैंग्वेज। द लिसनर इज सेंसिटिव टू attributes including rate, volume, pitch and the emphasis in speaking। चलिए आप लोगों को ना सबसे पहले डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग क्या होता है ये आप लोगों को सरल तरीके से समझा देता हूँ। अगर आप लोग ना इसका ट्रांसलेट अगर कहीं करोगे ना तो बहुत ज़्यादा क्लिष्ट शब्दों में इसको समझाया गया है, लेकिन मैं आप लोगों को अपने शब्दों में बताता हूँ, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक सुनिए और समझने की कोशिश कीजिएगा कि डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग क्या होता है इसके बारे में। तो डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग का मतलब होता है कि जब आप अलग अलग आवाज़ों को और उसके लहजों को और उसके संकेतों को पहचान कर उसके बीच अंतर करते हैं ना, तो वो डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग कहलाता है। और आसान शब्दों में आप लोगों को बताऊं ना, तो डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग किसी जानकारी को समझने के लिए आवाज़ पर ना सबसे ज़्यादा जब ध्यान दिया जाता है तो उसे डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग के नाम से जानते हैं। आप लोगों को ना एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जब आप लोग ना कोई भीड़ भाड़ इलाके में रहते हो और आप ना किसी की आवाज़ सुनने के लिए ना ध्यानपूर्वक उस पर जब कॉन्सेंट्रेट करते हो, तो आप लोगों को ना उन हजारों लोगों का ना जो आवाज़ है उस पर ध्यान नहीं जाएगा, वो क्या कह रहे हैं वो समझ नहीं आएगा। लेकिन ना जिस पर आप ध्यान दोगे, जिनकी बात आप केवल सुनोगे ना, केवल उनकी बात जब आप लोगों को सुनाई देगा ना, तो वो क्या कहलाएगा, डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग के ना तहत में आएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से जब एक डॉक्टर होगा ना, वो टेलीस्कोप से क्या करेगा, जो पेशेंट है उसके दिल की धड़कन को सुनेगा, तो केवल उसको क्या सुनाई देगा, उसकी जो दिल की धड़कन है केवल वही कॉन्सेंट्रेट तरीके से उसको सुनाई देगा ना, समझ में आएगा ना। तो वो डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग कहलाता है। ये आप लोगों को समझ में आया ना कि डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग क्या होता है।
तो जब एक श्रोता ना मतलब सुनने वाला ना बोलने वाले की ना मात्रा, गति, सुर और उस पर ना बोलने की जो गुण है ना उसके प्रति जब संवेदनशील होता है, ध्यानपूर्वक सुनता है ना, तो उसको भी क्या बोला जाता है, डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग के अंतर्गत आता है। जब एक श्रोता जो सुनने वाला है वो ध्यानपूर्वक, जो वक्ता है बोलने वाला है ना उसकी जब मात्रा, गति, सुर आदि को ना ध्यानपूर्वक सुनता है तो वो यही कहलाता है। ठीक है, तो उसे कॉन्सेंट्रेट लिसनिंग के नाम से भी जाना जाता है, ये आप लोग समझ सकते हो। चलिए उसके बाद ना दूसरा को जानते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग, व्यापक सुनना क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले इसके जो थ्योरी है ना उसको ध्यान से पढ़िए। कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग इज अबाउट इंटरप्रेटिंग द वर्ड्स एंड आइडियाज ऑफ द स्पीकर। In essence, this type of listening required that the listener understand his language and vocabulary. When it comes to comprehensive listening, having an understanding of basic language skill and vocabulary will not only help you following along but communicate with the speaker. Comprehensive listening also dips into other categories and cover most other form of listening that critical listening utilize. तो सबसे पहले आप लोगों को ना ये जो कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग क्या है, मतलब व्यापक सुनना क्या है, इसके बारे में आप लोगों को सरल तरीके से बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक आप लोग सुनने की कोशिश कीजिएगा और समझने की भी कोशिश कीजिएगा आप लोग। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव जैसे कि नाम से ही पता चलता है, इसमें आप ना जो कुछ भी सुनते हो उसे अच्छी तरह से ना समझने की कोशिश करते हो, ना कि सिर्फ आवाज़ को समझते हो बल्कि ना उसके जो हाव भाव है, उसके अर्थ, उसके जो संकेत, वक्ता जो कुछ भी वक्ता के ना जो कुछ भी भावनाएं में मन में छुपी हुई जो बोलने ना उसको सुनते हो और समझने की कोशिश करते हो ना, तो उसे क्या बोलेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग बोलेंगे। ठीक है, आप लोगों को अगर सरल तरीके से ये जो कॉम्प्रिहेंसिव है ना और समझाओ ना, तो आप लोग अपने दोस्त की जब बात को सुनते हो, जब मान के चलो वो कुछ बोलता है, आप सुनते हो, लेकिन ना वो बोलता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन उसके बॉडी लैंग्वेज को आप लोग देखोगे, उसको ध्यानपूर्वक सुनोगे, समझने की कोशिश करोगे ना, तो उसका जो बॉडी लैंग्वेज है वो कुछ और बोलता है। हो सकता है कि उसको कोई समस्या हो, लेकिन वो सामने से जो शब्दों से ना वो बोल रहा है कि मैं एकदम ठीक हूँ। तो इस प्रकार से ना जब एक लिसनर है, जब एक सुनने वाला है ना, वो व्यापक रूप से जब सुनता है, उसको बॉडी लैंग्वेज को भी देखता है, सुनता है, समझता है ना, और वो जो बोल रहा है उसको भी समझने की कोशिश करता है ना, तो इस प्रकार की जो लिसनिंग होता है ना उसे कॉम्प्रिहेंसिव व्यापक सुनना कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आया ना। चलिए आप लोगों को ना एक उदाहरण के थ्रू ना समझाने की कोशिश करता हूँ। मान के चलो ना आप लोगों को ना आपकी दादी, नानी, कोई भी आप लोगों को कहानी सुनाता है, और जब कहानी सुनाता है ना तो आप लोग ना अपनी दादी, अपनी नानी को ना केवल उनकी आवाज़ को सुनते हो बल्कि उसके अंदर जो कुछ भी वो कहानी बोलता है ना, तो उस कहानी को भी समझते हो, और उस कहानी को समझकर उसके दर्शक को ना, मतलब जो उसके कैरेक्टर है, उसके जो किरदार है, उसको भी ना अपने आप में फील करते हो। तो इस प्रकार की जो कहानी के पीछे जो संदेश रहता है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, जब आप लोग इस प्रकार की कहानी को सुनोगे, समझोगे, और उसका जो हाव भाव है, उसका जो बॉडी लैंग्वेज, इन तमाम चीज़ों को जब आप समझोगे ना, तो वो कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग के तहत आता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आया ना कि कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग क्या होता है। आप लोगों को केवल समझना है, रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है आप लोगों को। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। द लर्नर्स टू लर्न अ पोयम बाय हार्ट्स एंड रिसाइट द एक्सरसाइज एम टू इंटरग्रेट रीडिंग एंड द स्पीकिंग। तो इसको अगर आप लोगों को हिंदी में समझाओ ना, तो एक जो शिक्षार्थी है, मतलब जो एक स्टूडेंट है ना, उसको एक कविता अगर कंठस्थ करना है तो उसको लिए क्या करना होगा, उसको ध्यानपूर्वक सुनना होगा, और सुन करके ना उसका अभ्यास करना होगा, पढ़ना होगा, उसके अलावा बोलना होगा, और बोलने के अलावा ना उस पर ना समन्वय स्थापित करने का लक्ष्य रखना होगा, तभी वो क्या कर पाएगा, ध्यानपूर्वक क्या सीख पाएगा, लर्न कर पाएगा। ठीक है, तो ये जो सेकंड है वो वही बोला है। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए उसके बाद ना काइंड्स ऑफ स्पीकिंग सिचुएशन के बारे में जानते हैं, मतलब बोलने के ना अलग अलग परिस्थितियों के प्रकार के बारे में जानते हैं। चलिए सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए, इंटरेक्टिव पारिस्थितिक। इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ आइडिया वेयर बोथ पार्टिसिपेट वेदर ह्यूमन, मशीन और आर्ट्स फ्रॉम आर एक्टिव एंड कैन हैव एन इफेक्ट ऑन वन एनदर। इट इज अ डायनेमिक टू वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। तो अगर आप लोगों को इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है ये बताओ ना, तो इंटरेक्टिव लिसनिंग में लिसनर पूरी तरह से बातचीत में शामिल होता है, और वह सिर्फ सुनता ही नहीं बल्कि वह प्रतिक्रिया भी देता है, जैसे कि सवाल पूछना या अपना राय बनाना। आसान शब्दों में अगर आप लोगों को समझाओ ना, तो ये ना टू वे कम्युनिकेशन होता है। और सरल तरीके से आप लोगों को समझाओ ना इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में, तो इसमें दो लोग पार्टिसिपेट करते
करते हैं, दो लोग होते हैं, जब एक बोलेगा तो दूसरा सुनेगा और दूसरा बोलेगा तो पहला सुनेगा। तो इस प्रकार से सवाल जवाब होगा या बातचीत होगा ना, और ध्यानपूर्वक जब सुना जाएगा ना तो इसे क्या बोलेंगे, इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन बोलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आया ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। अ न्यूट्रलिस्टिक लैंग्वेज सिंपल कैन बी ऑपरेटेड बाय द इंटरेक्टिंग विथ द स्टूडेंट वेल प्लेइंग अ गेम और हैविंग अ कन्वर्सेशन। तो इसे आप लोगों को अगर सरल तरीके से समझाओ ना, तो खेल खेलते समय या बातचीत करते समय छात्र के साथ बातचीत करके एक पोषण संबंधी भाषण का नमूना प्राप्त किया जाना ना, तो ये क्या होगा, न्यूट्रलिस्टिक लैंग्वेज के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, मतलब नमूना हो जाएगा इसका। तो ये चीज़ आप लोगों को समझना है। चलिए उसके बाद ना पार्टियली इंटरेक्टिव क्या होता है, मतलब आंशिक संवाद क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो ध्यान से पढ़िएगा इसको। व्हेन गिविंग अ स्पीच टू अ लाइव ऑडियंस वेयर द कन्वर्सेशन इज दैट द ऑडियंस डज नॉट इंटरप्ट द स्पीच, the nevertheless can see the audience and judge from the expression on their faces and body language whether or not he or she is being understood। तो अगर आप लोगों को पार्टियली इंटरेक्टिव आंशिक संवाद क्या होता है, इसे अगर अपने शब्दों में समझाने की कोशिश करो ना, तो जब आप लोग ना कोई कार्यक्रम होता है उसमें आप लोग भाषण देने के लिए जाते हो, और जब भाषण देने जाते हो ना तो आप लोगों को पता होगा कि उसमें जो लिसनर है, सुनने वाला है, वो आप लोगों से किसी भी प्रकार से क्वेश्चन नहीं करेगा, मतलब आपके जो बोलोगे उसमें किसी भी प्रकार से बाधा नहीं डालेगा। लेकिन जब आप लोग भाषण दे रहे होते हो ना, तो भाषण देते वक्त ना आप श्रोता को, मतलब सुनने वाले को देख सकते हो और देख करके ये अनुमान लगा सकते हो कि ये जो श्रोता है ना, वो उनके शारीरिक हाव भाव क्या है, वो समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं ना। तो इस प्रकार की जो कम्युनिकेशन होता है ना, बिना किसी को बाधा पहुंचाए आप उसके केवल बॉडी लैंग्वेज को देख करके समझोगे ना, तो उस प्रकार के जो लैंग्वेज है ना उसको क्या बोलेंगे, आंशिक संवाद बोलेंगे या पार्टियली इंटरेक्टिव बोलेंगे। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया ना। आप लोग केवल देख करके सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है, इसका ना जब आप लोग अनुमान लगाओगे ना, इस प्रकार से जब कम्युनिकेशन करोगे खुद से ना, तो वो क्या कहलाएगा, आंशिक संवाद कहलाएगा। समझ में आया आप लोगों को। सेम टू सेम यही बोला है, ये जो सेकंड है वो पार्टियली इंटरेक्टिव है वो। चलिए उसके बाद ना अंतिम रूप से तीसरा नॉन इंटरेक्टिव गैर संवादात्मक क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो ध्यान से पढ़िए। Few speaking situation can be totally non-interactive such as when recording a speech from a radio broadcast। तो आप लोगों को ना ये नॉन इंटरेक्टिव क्या होता है ये समझाओ ना। तो जैसे मैं आप लोगों को क्लास लेता हूँ, वो क्या रहता है, रिकॉर्डेड क्लास में रहता है या डायरेक्टली किसी प्रकार से लाइव रहता है ना। तो मान के चलो मैं आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लास में भेजता हूँ, तो आप लोग मेरे से डायरेक्ट संवाद कर पाते हो क्या, नहीं ना कर पाते हो डायरेक्ट संवाद। तो इस प्रकार की जो स्थितियाँ आती है ना, उसे गैर संवादात्मक मतलब नॉन इंटरेक्टिव स्पीकिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आना। मैं बोल करके आप लोगों को समझा रहा हूँ, लेकिन आप लोग डायरेक्ट मेरे से बात नहीं कर सकते क्योंकि ये रिकॉर्डिंग फॉर्म में है। तो इसे ही ना गैर संवादात्मक या नॉन इंटरेक्टिव कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आना। जितने भी इसमें टॉपिक दिए ना, केवल आप लोगों को समझना है, रटने की आवश्यकता नहीं है। रटोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा आप लोगों का, क्योंकि सेम टू सेम वर्ड नहीं दिया जाता है। तो आप लोगों को केवल यही बोलेगा, अपने तरफ से घुमा के देंगे। तो आप लोगों को केवल इतना समझना है कि इंटरेक्टिव क्या होता है, उसके अलावा पार्टियली इंटरेक्टिव क्या होता है, उसके अलावा नॉन इंटरेक्टिव क्या होता है। ऐसे जो टॉपिक है केवल आप लोगों को उसे समझना है। इसीलिए बोलता हूँ कि आप लोगों को रटना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलिए आप लोगों को ना केवल इतना ही थ्योरी को पढ़ना था। उसके बाद जब नेक्स्ट क्लास लाऊंगा ना, तो इन तमाम जो MCQ क्वेश्चन है ना, उसे आप लोगों को समझाऊंगा और अच्छे से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा मैं। ठीक है, और सरल से सरल तरीके से आप लोगों को ज़रूर पढ़ाऊंगा इसके बारे में। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट में आप लोगों का इसका जो MCQ सीरीज़ है वो लाऊंगा। और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि प्रॉपर टाइम पे जब भी मैं क्लास लेकर आऊँ तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले। चलिए आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो।